नमस्कार, मैं हूं कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। हादसों की हकीकत जो आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम है, इसको लेकर के मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज ईद का त्यौहार है और ईद का त्यौहार भाईचारे का त्यौहार कहा जाता है और लगातार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। आज भगवान परशुराम की भी जयंती है और ये त्यौहार भी पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पुलिस लगातार जो ईद का जो त्यौहार है इसको लेकर के काफ़ी सजग दिखी। जगह जगह मीटिंग्स पुलिस ने पहले ही की थी, क्योंकि 2 साल के बाद में जिस तरह से कोविड आया था उसके बाद में अब ईदगाह और तमाम जो मस्जिदें हैं वहाँ नमाज अदा की गई है और लगातार जो है लोग पूरे देश से हर जगह से ऐसी जो खबरें आ रही हैं कि पूरी अच्छी तरह से इसका त्यौहार मनाया गया है और आशा करता हूँ आप सब लोग भी कुशल पूर्वक होंगे। आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक ऐसे शख्स की है जो पैसे के लालच में किस तरह का घिनौना काम करता है या किस तरह की हरकतें करता है। तो कहाँ तक लोग पैसे की लालच में, पैसा कमाने की लालच में जो रिश्ते हैं उसको भी किस तरह से जो लोग लेके चलते हैं कि आखिर किसी का पूरा जीवन भी बर्बाद हो जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह की पूरी कहानी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। और जब आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी सोचेंगे क्या ऐसा भी कहीं होता है। कहानी की शुरुआत होती है साउथ दिल्ली के वसंत कुंज में रहने वाले एक अमीर शख्स के घर से, क्योंकि एक इश्तिहार दिया जाता है पेपर में कि उनको एक दामाद की ज़रूरत है, उनकी बेटी है, उसकी शादी करनी है और शर्त उसमें ये थी कि शादी होने के बाद दामाद घर जमाई बन के रहेगा, कि उनके घर पे ही रहेगा। वसंत कुंज दिल्ली का एक कहें तो एक काफ़ी जो रईस लोग हैं वहाँ रहते हैं, तो काफ़ी इस तरह का जो रईस लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, तो वहाँ का इलाका है। तो लिहाजा जो लोग थे वो बड़े ही लोग हैं। तो अखबार में इश्तिहार निकलता है, अखबार में बहुत सारे लोग देखते हैं इश्तिहार। और जो अमीर शख्स है हरीश नागपाल, उनकी बेटी की शादी होनी थी। हरीश नागपाल बैंक ऑफ बड़ौदा में कैशियर भी थे। उनका बड़ा कारोबार था साउथ दिल्ली में, कई दुकानें थी जिनका लाखों रुपए किराया आता था। हरीश नागपाल अपनी बेटी की शादी के लिए अखबार में इश्तिहार देते हैं, हमें अपनी लड़की की शादी के लिए लड़का चाहिए और वो भी घर जमाई बन कर रहे। इस तरह की जो कहानी है, जो इश्तिहार है वो पेपर में दिया जाता है। इश्तिहार को देखकर एक महेंद्र नाम का लड़का उनके घर पर फ़ोन करता है, जो इश्तिहार में नंबर दिया हुआ था उस नंबर पे फ़ोन करता है। एक मीटिंग फिक्स की जाती है और एक महिला जिसका नाम विजेता है उसके साथ में बैठ के बातचीत होती हैं। शादी की जो बातें थी पक्की हो जाती हैं। पता चलता है कि लड़का क्या करता है। जो तमाम तरह के जो पेरेंट्स रिश्ते को लेकर के जब बात करते हैं तो तमाम तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो देखा जाता है, रिश्ता पक्का कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आनन फानन में शादी भी हो जाती है। विजेता नाम की लड़की थी, वो जो हरीश नागपाल थे उनसे बोलते हैं कि वो अपने भाई के लिए रिश्ता लेकर के आई है और उसके जीवन में कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो सारी बातें उनकी हो जाती हैं और आनन फानन में फिर शादी भी हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, दामाद ठीक था और बेटी का उनकी का काफ़ी ख्याल रखता था। और लेकिन कभी कभी वो गायब हो जाता था 2-4 दिन के लिए और बताता था कि काम के सिलसिले से उसको इधर उधर जाना पड़ता है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें चलती रहीं और घर भी ठीक ठाक चलता रहा। उन्होंने दामाद भी उन्हें काफ़ी पसंद था, क्योंकि लड़की को भी काफ़ी मतलब अच्छी तरह से वो रखता था। और इसी तरह से धीरे 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 टाइम गुजरता जाता है। तो हरीश नागपाल अपनी बेटी के लिए एक फ़्लैट भी लेते हैं और फ्लैट लेने से पहले वो अपनी एक दुकान बेचते हैं। दुकान उनकी करोड़ों रुपए की बिकती है। उसके बाद में फिर एक फ़्लैट खरीदते हैं और 80 लाख का जो करीब कैश था वो उनके पास में बचा होता है और करीब जेवरात थे कुछ जो उनके पास में बचे होते हैं। 23 जुलाई 2011 को, ये करीब 10 साल पुरानी कहानी है और उस समय ये काफ़ी चर्चा में भी रही, अखबारों में भी इसमें काफ़ी चर्चा रही। तो उस समय की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। 23 जुलाई 2011 को जो साउथ दिल्ली में रहते थे हरीश नागपाल अपनी पत्नी के साथ, साउथ दिल्ली में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। तो एक जगह एक गुरुद्वारे में जाते हैं, क्योंकि गुरुद्वारे में अक्सर उनका आना जाना था। गुरुद्वारे में जाते हैं, माथा टेकते हैं वहाँ और उसके बाद में जब अपने घर लौटते हैं तो घर की जो स्थिति थी, जो हालात थी घर की, उसको देख करके उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है एकदम। जब घर में देखे कि पूरा सामान उलट पलट पड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं लोग डर जाते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। उसके बाद में देखते हैं कि जो एक थैली थी, एक जगह पैसे उन्होंने रखे हुए थे, वो 80 लाख रुपए बेड में,
वो गायब थी और करीब 40 लाख के जो जेवरात थे वो भी गायब थे। पुलिस को सूचना दी जाती है, 100 नंबर पे फ़ोन किया जाता है, लोकल पुलिस पहुंचती है और लोकल पुलिस पहुंचने के बाद जैसे इन्वेस्टिगेट करती है पुलिस, देखती है कि भाई 1 करोड़ 20 लाख की चोरी थी, कहीं ना कहीं उसमें जो है पुलिस भी इस मामले को सीरियस लेती है। लेकिन जिस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, बातचीत कर रही थी कि आखिर कौन है, घर मकान में कौन कौन रहते हैं, तो हरीश नागपाल कहीं ना कहीं पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वहाँ पर जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी उसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में मतलब कह दें कि पुलिस का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो ये तमाम तरह की चीज़ें होती रहती हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है, देखती है कि भाई जो गेट था वो मेन गेट, जब उससे किसी ने एंट्री की होगी किसी चोर ने, तो ये मेन गेट बंद था, तो कहीं ना कहीं उस पर स्क्रैच के निशान या दरवाज़ा टूटा हुआ या इस तरह की कोई भी चीज़ें पुलिस देखती है तो वहाँ नहीं था कोई भी इस तरह की चीज़ें पुलिस के सामने आए कि वहाँ इस तरह की मतलब दरवाज़ा नहीं टूटा हुआ था, उसके जो डोर हैंडल्स हैं वो भी बिल्कुल सही लगे हुए थे। तो पुलिस के दिमाग में एक शक की जो सुई है वो घूमती है कि कोई ना कोई इस परिवार का ही मतलब चोरी में शामिल है। और जिस तरह से जो हरीश नागपाल है वो पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो पुलिस ने एक बार सोचा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मतलब यही अपने चोरी का जो है इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो फिर देखती है कि इनके ऊपर कोई कर्जा भी नहीं है और अच्छे पैसे वाले हैं, और मतलब अगर खुद के घर में चोरी हुई है तो फिर वो पुलिस के सामने इस तरह की चीज़ें किस तरह से कर सकता है या नहीं कर पाएगा। तो ये तमाम तरह की जो सवाल थे वो पुलिस के जहन में चल रहे थे। फिर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, पता चलता है कि इनकी बेटी की शादी हुई है। इश्तिहार की बात आती है कि इश्तिहार में देख करके जो है कोई युवक आया था जिससे आनंद फानंद में इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। उनके दामाद को फ़ोन मिलाया जाता है, दामाद को फ़ोन हरीश नागपाल खुद मिलाते हैं। तो उस समय उनके दामाद के पास 5 फ़ोन थे, जो सेल फ़ोन थे वो 5 थे। तो पाँचों नंबर इत्तेफाक से उस दिन बंद मिलते हैं। तो पुलिस और हरीश नागपाल भी डर जाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका दामाद घर पे हो, कोई चोर आया हो उस समय पे उसको जो है जबरन ले गए हो, या कोई इस तरह की कहानी कि पाँचों फ़ोन बंद मिलना। तो जाहिर सी बात है कि डर कहीं ना कहीं उनके मन में था। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है कि भाई कौन आसपास में कोई ऐसा तो नहीं है कोई रेकी कर रहा हो या देखा हो किसी ने। तो आसपास से भी इस तरह की कोई उन्हें पुलिस को क्लू नहीं मिलता है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाती है, देखा जाता है। जो उसके दामाद थे, दामाद के बारे में जानकारी की जाती है, भी कहाँ का रहने वाला था, क्या करता था। तो उनके कुछ जो परिचित थे, उनके दामाद के जो रिश्तेदार थे, जो करीबी लोग थे, तो वहाँ तक पुलिस पहुँचती है और पता चलता है पुलिस को कि दामाद उनका पहले से ही शादीशुदा था। जब ये बात पता चलती है तो पुलिस बताती है हरीश नागपाल को कि ये दामाद जो है आपका पहले से ही शादीशुदा था। तो काफ़ी वहाँ पर माहौल गर्म हो जाता है। तो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि उनका दामाद पहले से ही शादीशुदा था, और शादीशुदा नहीं, उनका एक बेटा भी था करीब 2 साल का उस समय पे। ये बात पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता चलती है। अब कोई उनके पास क्लू नहीं था, कोई उनके पास में कोई ऐसा तस्वीर या कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जिससे ये मतलब क्लियर हो पाए कि उनका दामाद पहले से ही शादीशुदा था। बाद में उनके जो दामाद थे, दामाद के जो मिलने जुलने वाले थे, करीबी लोग थे, वहाँ से पुलिस को एक फ़ोटो मिलता है जिसमें इनकी शादी के समय का वो फ़ोटो था, जिसमें दोनों दूल्हा दुल्हन के रूप में दिखाई दे रहे थे। वो फ़ोटो लेकर के जब पुलिस हरीश नागपाल के घर पहुंचती है तो फ़ोटो देख करके जो हरीश नागपाल है उनके पैरों के नीचे की भी ज़मीन निकल जाती है। ऐसा क्या था उस फोटो में? जो फोटो में लड़की थी जिससे उसकी शादी हुई थी, वो वही लड़की थी जो रिश्ते के समय पे महेंद्र से जब रिश्ता हुआ था उनकी बेटी का, रिश्ते के समय पे महेंद्र को अपना भाई बताया था उसने कि मैं अपने भाई का रिश्ता लेकर के आई हूँ और इसकी शादी होनी है, और इस तरह की जो तमाम चीज़ें थी और ये सारी चीज़ें, वो वही लड़की थी जो उसकी पत्नी का फ़ोटो मिला था, जो महेंद्र की बहन बताई जा रही थी। महेंद्र की बहन बना करके उसको लाया गया था रिश्ते के लिए, जबकि थी वो उसकी पत्नी। अब इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि एक पत्नी अपने पति को मतलब भाई बता करके रिश्ते की बात करती है, पूरा रिश्ता भी होता है, और जो तमाम तरह की शादी में जो चीज़ें होती हैं, जो तमाम तरह की जयमाला है, सब चीज़ें होती हैं, वो भी उसके सामने ही हुई थी। तो लिहाजा उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। अब बात आती है कि वो है कहाँ, जो महेंद्र था वो इस समय कहाँ है।
तो बातचीत जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है तो पता चलता है कि वो बरेली का रहने वाला था। दिल्ली पुलिस की एक टीम बरेली पहुंचती है और वहां जाकर के जब इन्वेस्टिगेशन होती है पता चलता है कि वो वहां काफ़ी दिन से आया ही नहीं है, पहले ही वहां से अपना मकान दुकान जो भी था उसको बेच चुका है, वो वहां अब रहता ही नहीं है। तो पुलिस के पास एक फ़ोटो था, उस फोटो को लेकर के पुलिस लगातार बरेली में घूम रही थी, कहीं से कोई क्लू नहीं मिला। अब पुलिस ने एक मतलब आगे की जो तफ्तीश थी, तो पुलिस का ये अपना सोचना था कि कहीं ना कहीं वो अपने जो पूर्वज थे वहाँ कोई ना कोई मकान दुकान जरूर लेने आएगा। वो केवल एक पुलिस की एक मतलब सोच थी ये, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण होती हैं अपने आप में। तो पुलिस ने वहाँ के जो लोकल डीलर थे सभी को वो फ़ोटो दिखा के और सब चीज़ें बता के कि ये व्यक्ति यहाँ आया था या नहीं आया था, लगातार पुलिस छानबीन कर रही थी, लेकिन कोई क्लू पुलिस के सामने नहीं आ पाया था। बाद में एक डीलर मिला, उसने कहा कि हाँ ये व्यक्ति कुछ दिन पहले आया था और एक मकान की 40 लाख रुपए बातचीत हो गई थी, लेकिन उनका ये कहना था कि हम दोबारा आएंगे। जब पुलिस ने पूछा कि उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कोई ऐसे मतलब पता चले कि वो कहाँ है, तो उसने कहा डीलर ने कि उन्होंने कहा था हम अपने आप ही आएंगे, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है उनके पास में। यहाँ भी पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस की टीम लगातार बरेली में पड़ी हुई थी। अब बात थी कि जो होटल्स हैं आसपास में, उन होटल्स को खंगाला जाए, जो मतलब गेस्ट हाउस है उनमें देखा जाए कि कहीं ना कहीं वो किसी गेस्ट हाउस में रह रहा होगा, या तमाम तरह की जो चीज़ें थी उन पर पुलिस ने आगे का काम स्टार्ट किया। लेकिन पुलिस के हाथ मतलब किसी भी तरह से कुछ उस समय नहीं लग पाया। फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में एक और चीज़ को ऐड किया कि जैसे 2 साल का उसका बेटा था, तो कहीं ना कहीं वो परचून की दुकान पे या मॉल्स में या मतलब मेडिकल स्टोर पे कुछ ना कुछ लेने या मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें करने ज़रूर आया होगा। तो जब जो मेडिकल स्टोर्स थे उन पर भी पुलिस गई, तो लगातार मेडिकल स्टोर पे फ़ोटो दिखा करके कि व्यक्ति देखा है, कहीं आया था या नहीं आया था, कोई सामान लेने आया था, क्योंकि पुलिस की वहाँ पर 2-3 टीमें उस समय काम कर रही थी। तो जब एक टीम पुलिस की एक मेडिकल स्टोर पे पहुंचती है, वहां पर जाकर देखती है कि फ़ोटो दिखाती है कि ये व्यक्ति आया था नहीं आया था, वहां पर एक शख्स एक बच्चे को लेकर के पहले से ही खड़ा था और वहां पर खड़ा होकर कुछ दवाइयाँ या कुछ जो ज़रूरत का सामान होता है उसको वहां से खरीदने की बातचीत चल रही थी। अच्छा, पुलिस का भी काम करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का एक तरीका होता है। जो फोटो उनके पास में था, लगातार वो पूछताछ कर रहे थे, वो फोटो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में उसकी तस्वीर, उसकी आंखों के सामने वो तस्वीर जरूर घूमती है। तो पुलिस वहाँ से उसको वहाँ से धर दबोचती है महेंद्र को, और महेंद्र को वहाँ से लाने के बाद दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली लाने के बाद फिर उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में पता चलता है कि उसका जो बेटा था वो भी बरामद हो जाता है, जो पत्नी थी वो भी मिल जाती है, और उसके बाद में जो पैसा था 80 लाख रुपए जो कैश गया था और जो 40 लाख के जेवरात थे वो भी गए हुए थे, तो वो भी पुलिस को मिल जाते हैं वहाँ से। 80 लाख में से 1 लाख रुपए वो खर्च कर चुका था तब तक। करीब 79 लाख रुपीज़ जो है पुलिस वहाँ से बरामद करती है, और जो ज्वेलरी का पूरा सामान था वो पूरा सामान बरामद करती है और हरीश नागपाल को सौंप देती है पुलिस। जब उसके बारे में और पता किया गया तो पता चल पाया कि वो पहले से ही ठगी का काम करता था, और जैसे पहले 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक जो पेपर में इश्तिहार आते थे कि दोस्ती करना या मुझसे दोस्ती करोगे, इस तरह के तमाम मैसेज भी मोबाइल पे सर्कुलेट होते थे, और तमाम तरह अखबार में भी मतलब इस तरह के इश्तिहार निकलते थे कि जो लड़कियां हैं उनको भी हायर करता था वो, और वो लोगों से बातचीत करती थी, तमाम तरह की मतलब उल जुलूल बातें करती थी, इधर उधर की बातें करती थी, तो उनसे फिर वो कुछ चार्ज भी वसूलते थे। तो इस तरह की जो तमाम जो ठग था ये पूरा गैंग काम करता था। और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया कि कई बार ऐसा हुआ था कि जब कॉल्स ज़्यादा आने लगते थे तो वो लड़की की आवाज़ में खुद बात करने लगता था, मतलब मिमिक्री भी वो अच्छी करता था। तो इस तरह से जो टारगेट बनाते थे लोगों को और उनसे पैसा ठगने का वो काम करते थे, इस तरह की ठगी वो पूरा मतलब करते थे। और लड़कियों को हायर करना और उनसे फिर एक जगह बैठा करके, एक जगह मतलब स्पेस लेके फिर वहाँ से फ़ोन कॉल के द्वारा जो लोगों को टारगेट करना, और उन टारगेट में ज़्यादातर युवा मतलब बुजुर्ग लोग टारगेट किया करते थे लोग, क्योंकि बुजुर्ग लोग उनके झांसे में जल्दी आ जाया करते थे और वो पैसा भी उन लोगों को अपनी बदनामी से बचने के लिए दे देते थे। तो इस तरह की जो तमाम तरह का जो ठग का कारोबार था वो पहले से ही कर रहा था। और
जब उससे पूछा गया कि आपने भाई जो ये काम किया है कि एक शादीशुदा होने के बाद एक मतलब शादी की है, तो पता चला उसने बताया कि पैसे कमाने की उसकी लालसा थी, और जब उसने ये इश्तिहार देखा तो उसको लगा कि एक ही बेटी है, उन जो हरीश नागपाल जो साउथ दिल्ली में रहते थे, साउथ दिल्ली में पूरी मतलब कोठी है एक, और उनसे साथ में शादी हो जाए और घर दामाद बन जाए तो ये मतलब एक तरह से पूरी ज़िंदगी का कमाने का जो रास्ता है वो साफ़ हो जाए, और कमाना ना पड़े, कोठी भी उसको मिल जाए। और उसको पत्नी को भी उसने जो है इसी मामले में अपने साथ मिलाया हुआ था, और पुलिस को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। जेल से कहा जा रहा है कि उसकी बेल भी हो गई थी, लेकिन इस तरह का जो गोरख धंधा है वो उसने किया था, इस तरह की जो तमाम चीज़ें थी। कहा जाता है हरीश नागपाल की जो बेटी थी उसमें मतलब थोड़ी सी मेंटली उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, शायद इसलिए उन्हें पेपर में इश्तिहार देना पड़ा होगा। तो लेकिन उसको गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है, और तमाम तरह के जो खुलासे थे पुलिस ने उस समय किए थे। तो हादसों की हकीकत जो आपका पसंदीदा प्रोग्राम है, ये इस तरह से हम लोग आपके सामने जो है जो तमाम घटनाएं हैं उनको लेकर के आते हैं। ये उसके पूरे फैक्ट के साथ में किस तरह घटना हुई थी, किस तरह आरोपी तक पुलिस पहुंची है। तो इसका मतलब ये है कि जो समय है, समय का अनुमान लगाना चाहिए कि आने वाला समय किस तरह का हो रहा है, क्योंकि आसपास में इस तरह के बहुत लोग हैं, उनकी भी हमें पहचान करनी चाहिए, चीज़ों को नोटिस करना चाहिए। अगर हमें किसी पे शक होता है तो उससे हमें दूरियां बना लेनी चाहिए, क्योंकि ठग किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है, और आपके पास से वो क्या क्या ठग के ले जाएगा ये उसी की मानसिकता पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का प्लान अपने दिमाग में बना कर आ रहा है। क्योंकि प्यारी प्यारी बातें करने वाले, प्यारी प्यारी मतलब तरह से लुभावने ऑफर दे करके और इस तरह से लोग दिलों में जगह बना लेते हैं, और उसके बाद फिर वो अपना जो असली जो चेहरा है उनका वो फिर बाद में सामने आता है। तो उस समय तक मुझे लगता है कि काफ़ी देर हो चुकी होती है, और फिर पछतावे के अलावा तो सामने वाले के पास कोई और रास्ता नहीं रहता है। अगर यहाँ हरीश नागपाल पहले सचेत हो गए होते या उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लिए होते तो शायद उनके साथ में ये ठगी का काम जो हुआ था वो ना होता, और कहीं ना कहीं जो भरोसा है उनका भरोसा जो है नहीं टूटता। तो ये तमाम तरह की जो कहानियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। खबर कैसी लगी आपको, ये स्टोरी कैसी लगी, इसको भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में डाल करके। और अगर कोई आपको स्टोरी सुननी है तो उसके बारे में भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारी टीम लगातार आपसे संपर्क में रहेगी, और इस तरह की तमाम स्टोरियाँ आपके सामने पूरे फैक्ट के साथ में हम लाते रहेंगे। नमस्कार।